वो दुल्हन बनकर स्टेज पर आई तो कितनी ही नजरें उसके चेहरे पर जम गई। मेकअप ने उसके नए नक्श को तराश कर बेपनाह हसीन बना दिया। उसका मासूम सा चेहरा खुशी की वजह से चमक रहा था और वो स्टेज पर बैठ चुकी थी और निकाह में अभी कुछ वक्त बाकी था। चूंकि ये कंबाइंड फंक्शन था तो बारात कहीं से आनी ना थी, बल्कि दुल्हा घर में ही मौजूद था। वो मुस्कुराते हुए मेहताब के इंतजार में थी जब शाहीन उसके सामने आकर बैठ गई। न जाने क्यों वो मुसलसल उसके चेहरे को देख रही थी और उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। क्या हुआ शाहीन, ऐसे क्यों देख रही हो? शाहीन उसकी बेहतरीन दोस्त थी, लेकिन आज उसका देखने का अंदाज ही अलग था। देख रही हूँ कि किसी की मोहब्बत को खाकर कोई कैसे इतना पुरसकून हो सकता है। शाहीन के लहजे से जहर टपक रहा था। मेहताब के साथ अचानक ही रूहाना की शादी फिक्स होने पर शाहीन अपना आपा खो बैठी और आज उसे दुल्हन के रूप में देखकर उसे किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं हुआ। सो उसके सामने आकर बैठ गई। ये तुम क्या कह रही हो शाहीन? रूहाना को अंदाजा ना था कि वो मेहताब के बारे में क्या सोचती है। उसकी नजरों में अभी भी हैरत थी। अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से हमेशा के लिए, अपना ये गलीज वजूद लेकर मेहताब की जिंदगी से, क्योंकि मेहताब सिर्फ मेरा है। कितनी ही देर वो हैरत से शाहीन का चेहरा देखती रही, जैसे शाहीन पागल हो चुकी हो। उसकी सुर्ख नजरों से उस वक्त लहू छलक रहा था। कुछ ही देर में मेहताब के साथ मेरा निकाह होने वाला है और मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ, और इस वक्त तुम मुझे निकल जाने के लिए कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। शाहीन उसके चचा की बेटी थी, वही चचा जिसने उसे नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, जबकि मेहताब उनकी पोपो का बेटा था। रूहाना के वालिदैन का बचपन में ही इंतकाल हो गया और वो जमशेद साहब की जिम्मेदारी में आ गई, जिस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी सरअंजाम दिया था। मेहताब सिर्फ मेरा है, मेरा इश्क नहीं जुनून है। अगर वो मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा। रूहाना मेहताब को पसंद करती थी। मेहताब और उसकी शादी उन दोनों की मर्जी की बिना पर हो रही थी, लेकिन उस वक्त शाहीन जो कुछ कह रही थी उसकी समझ से बाहर था। उसने पलटकर सब मेहमानों को देखा और सब लोग अपनी अपनी खुशगपियों में मसरूफ थे। कोई भी उनकी जानिब मुतवज्जो न था। मैं कहीं नहीं जा रही, बल्कि तुम अपना ये पागलपन लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। बिलाखिर रूहाना को भी गुस्सा आ गया और इस बार शाहीन ने ना महसूस तरीके से उसका बाजू पकड़कर मोड़ दिया था। तकलीफ की शिद्दत उसके चेहरे से जाहिर होने लगी। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में सिर्फ और सिर्फ हैरत और बेयकीनी थी। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो अगले 5 मिनट में वलीद के साथ तुम्हारे रिश्ते को मैं सबके सामने खोल कर रख दूंगी। गोया उसने रूहाना के सर पर बम फोड़ दिया। वो बेयकीनी से शाहीन को देखती रही। वलीद के साथ उसने दिली लगाव बनाया और एक अरसे तक वलीद और वो एक दूसरे की पसंदीदगी में रहे। उस दौरान उन दोनों के दरमियान बातचीत हो जाती और कभी कभार वो यूनिवर्सिटी से बाहर मिल भी लेते थे, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वलीद उसे धोखा देगा। और जिस दिन उसे इस बात का अंदाजा हुआ, उस रोज हमेशा के लिए वलीद नामी बला को छोड़कर उसे दूर हो गई थी। वो सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर, वरना उसने वलीद को हमेशा एक इज्जतदार इंसान समझा था। उससे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि वो अपनी मोहब्बत का राजदार शाहीन को भी बना चुकी थी। वलीद के साथ बात करते हुए वो शाहीन की मौजूदगी की परवाह नहीं करती, क्योंकि उसके मुताबिक शाहीन उसकी बेहतरीन दोस्त थी। उस दौरान वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भरी बातें किया करते और उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब शाहीन ये सब कुछ अपने पास ही महफूज करती रही, तब तक जब तक कि वलीद के साथ उसका रिश्ता खत्म नहीं हुआ और उसके चचा ने मेहताब के साथ उसका रिश्ता तय नहीं कर दिया तब तक। और आज वो सब कुछ उसके सामने लेकर आई थी, किसी जहरीले नाक ईमान जो उसे सारी जिंदगी डसते हुए उसकी इज्जत को दागदार करता रहेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती शाहीन, तुम मेरी बहन हो, मेरी दोस्त हो, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं वलीद को छोड़ चुकी हूँ। वलीद के साथ मेरे गलत ताल्लुकात नहीं थे, सिर्फ पसंदीदगी की हद तक मैं उसके साथ मुंसलिक थी। उसकी आंखों से शिद्दत गम से आंसू बहने लगे। वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ शाहीन की जानिब मुतवज्जो थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेहताब चाहिए। मैं मेहताब किसी के हवाले नहीं कर सकती, चाहे मुझे तुमसे छीनना पड़े या फिर मुकद्दर से मिन्नत करके मांगना पड़े, लेकिन मेहताब को हासिल करना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। शाहीन ने एक अरसा मेहताब को चाहा था। मेहताब को इस बारे में इल्म ना था, मगर शाहीन की मोहब्बत कब जुनून का रूप धार गई किसी को भी अंदाजा ना हुआ। जब उसके बाप ने उसकी जगह रूहाना का रिश्ता मेहताब से तय कर दिया तो वो गोया आग की भट्टी में जल रही थी। रूहाना अच्छी तरह जानती थी कि मेहताब मुकम्मल तौर पर उसके हाथ में है। चाहे वो उससे मोहब्बत नहीं करता, फिर भी उसकी हर बात मानता है। एक शकी मिजाज मर्द जो किसी भी बात को संजीदगी से नहीं लेता। रूहाना उससे पसंद थी, और पसंद भी क्यों ना होती। वो बेपनाह खूबसूरत थी, लेकिन उसके बावजूद उसे यकीन था कि अगर मेहताब इस बात पर यकीन ना भी करेगा तो उसकी पुप्पो एक कॉल में ही ये रिश्ता तोड़ देगी, क्योंकि वो पहले ही रूहाना को मनहूस समझती हैं, जिसकी वजह से उनके भाई इस दुनिया में नहीं रहे। तुम अपनी पसंदीदगी के बारे में पहले ही चचा जान को बता सकती थी, अब तमाशा क्यों लगा रही हो शाहीन?
तुम जानती हो कि मैंने खुदा से हर रात रोकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है। वली जैसे शख्स को पसंद करना मेरी गलती थी और खुदा ने मुझे बर वक्त इस गलती से बचा लिया। अगर तुम मजाक कर रही हो तो बहुत बुरा मजाक है, प्लीज़ ऐसे मत कहो। तुम्हें मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा जुनून मजाक नजर आता है? 2 साल हो चुके हैं मुझे मेहताब के ख्वाब देखते हुए, और अब तुम आसानी से उसे चुरा कर ले जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है और फिर तुम्हारी तस्वीरें और तुम्हारा सारा डाटा इन तमाम मेहमानों के पास होगा। उसके बाद भी मेहताब तुमसे छीन जाएगा, लेकिन इस वक्त तुम अपनी इज्जत बचा सकती हो। उसके दिल की धड़कन तेज थी, जैसे वो अंदर ही अंदर टूटकर बिखर रही थी। उसने ऐसा नहीं सोचा था जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले आई थी जिसका उसे अंदाजा ही ना था। उसका हसीन जगमगाता हुआ चेहरा एक पल में ही मान पड़ गया और सामने बैठी उसकी खूनी रिश्तेदार, उसकी अपनी चचाजाद बहन जो उसकी सबसे बेहतरीन सहेली थी, उससे ही उसकी पसंद और मोहब्बत छीन चुकी थी। क्या होता अगर वो इस वक्त यहाँ से निकल जाती और लोग उस पर बदकिरदारी का दाग लगा देते? शायद उसके बाद उसका चचा उस पर कभी भी एतमाद नहीं करेगा। वो खानदान भर में मनहूस होने के साथ साथ बदकिरदार भी मशहूर हो जाती। मेहताब उससे हमेशा के लिए छिन जाएगा और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू रवा थे। वो अभी भी मिन्नत भरी नजरों से शाहीन को देख रही थी, जिसने कहर भरी नजरों से उठते हुए उसे आखिरी बार वार्निंग दे दी और फिर वहां से चली गई। उसके पास सिर्फ 5 मिनट थे और वो तरस भरी नजरों से यूं इर्द गिर्द देख रही थी जैसे अभी और इसी वक्त कोई मौजज़ा हो जाएगा। शाहीन अपनी जुबान बंद कर लेगी और मेहताब के साथ निकाह करने के बाद वो एक इज्जतदार जिंदगी का आगाज करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाहीन की नजरें मुसलसल उसी पर थी और बिलाखिर वो स्टेज से उठ खड़ी हुई। इर्द गिर्द खड़ी खवातीन ने उसे देखा और एक खातून आगे बढ़ते हुए उसका लहंगा संभालने लगी। बेटा कहीं जाना है? जी मैं एक बार वॉशरूम जाना चाहती हूँ। उसके कदम मुसलसल लड़खड़ा रहे थे। चलो मैं लेकर चलती हूँ। नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। वो लहंगा संभालती हुई वहां से निकली और अपने कमरे में आ गई। ये एरिया मेहमानों से खाली था। एक अलविदाई नजर कमरे पर डालकर वो अपने आंसू जब्त करती हुई पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। उसने कुछ भी नहीं देखा था। किसी ने उसे देखा या नहीं, या पीछे उसके बाद क्या होने वाला था, उसे सिर्फ अपना टूटा हुआ वजूद समेट कर यहाँ से निकलना था और वो निकलने में कामयाब हो गई। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मेहताब उसके हाथों की गिरफ्त में आकर वो उसके मुकद्दर से निकल गया। बल्कि ये कहना बचा होगा कि हसद भरी नजरों से उससे मेहताब नामी हसीन मुकद्दर छीन लिया। वो वहां से निकलती हुई सड़क पर निकल आई और वो बस अंधाधुंध भाग रही थी। अपने लिबास को संभाल कर उसकी आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। आज तक यूनी के अलावा वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी और न ही उसे रास्तों का इल्म था। चलते चलते वो न जाने कहाँ तक आ गई और उसे इल्म ही ना हुआ। इर्द गिर्द से गुजरते हुए लोग उसे हैरत भरी नजरों से देखते और गुजर जाते। मौसम उस वक्त मुकम्मल तौर पर अब्र आलूद था और तेज आंधी चल रही थी। शायद आसमान भी उसके दुख पर आंसू बहा रहा था। उसे भी उसकी तकलीफ का अंदाजा हो चुका था और धुंधली हुई आंखों से उसने सड़क के किनारे रुककर खुद को देखा। उसके पैरों में जख्म हो गए। उसने पीछे पलट कर देखा और घर का नामो निशान भी दूर दूर तक न था। खाली और वीरान सड़क पर तेज रफ्तारी से आती हुई गाड़ी और उसके जहन में चलते हुए झमाके। तुम सिर्फ मनहूस नहीं बदकिरदार भी हो, जो अपने माँ बाप के साथ अपने चचा की जिंदगी को भी निकल जाएगी, जिसके चले जाने के बाद शायद उसका चचा फिर सर उठाकर जीने के काबिल न रहे। शायद उसकी तरबियत पर हर्फ आए। उसके पास कोई ठिकाना ना था, उसके पास कोई हमदर्द ना था और शायद उसे जीने का कोई हक भी ना था। सिर्फ एक पल में ही उसने फैसला किया और सड़क के दरमियान आकर उसने आंखों को मूंद कर बाजुओं को खोल दिया। सामने आती हुई मौत को गले से लगाने के अलावा उसके पास और कोई हल ना था। शायद उसे इस तरह इज्जत मिल जाती। गाड़ी करीब से करीब तर आती जा रही थी और मुकाबिल ने उसे सड़क के दरमियान खड़ा होते हुए देख लिया था। उसे अंदाजा हो चुका था कि शायद वो खुदकुशी का इरादा रखती है, इसलिए ऐन वक्त पर ब्रेक लगाकर उसने गाड़ी का रुख मोड़ दिया। चरचराते हुए टायरों से गाड़ी दूर तक लड़खड़ाती चली गई और उसका अपना तवाजुन ही गिर चुका था और गाड़ी का अच्छा खासा नुकसान भी हो चुका था। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला और वो खौफ भरी नजरों से उसे देख रही थी। उसे अंदाजा था कि अब सामने मौजूद शख्स उससे न सिर्फ नुकसान पूरा करवाएगा बल्कि उसे अच्छा खासा जलील भी करेगा, जिसने सिर्फ उसकी जान बचाने की खातिर अपना अच्छा खासा नुकसान कर लिया। उस वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता था। मोहतरमा, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो किसी कुएं में छलांग लगाओ। मेरी आखिरत खराब करने पर क्यों तुली हुई हो? शमशीर आफंदी ने एक पल के लिए उसका हसीन सरापा देखा, जो उस वक्त मुकम्मल तौर पर दुल्हन के रूप में थी, और दूसरे ही पल वो उस पर बरस पड़ा, जबकि वो अभी भी मुसलसल उसे देख रही थी। उंगलियां चटखाते हुए उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या कहना चाहिए। मैं मर जाना चाहती हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है मरने के अलावा। मैं नहीं चाहती थी कि आपका नुकसान हो। मैं तो खुद नुकसान में घिरी हुई लड़की हूँ। न चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
वो उसे काफ़ी देर देखता रहा और शक्ल सूरत के लिहाज से भी वो एक मासूम लड़की लग रही थी जो शायद किसी मुसीबत में गिरफ्तार थी। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, उसने वापस पलटते हुए गाड़ी की जानिब इशारा किया और वो भी मरे मरे कदम उठाकर उसके पीछे चल दी। इस वक्त किसी भी अजनबी पर भरोसा करना खतरे से खाली ना था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी ना था और वो बस यहाँ से दूर चले जाना चाहती थी, उन लोगों से दूर जिनकी ज़िंदगी में वो बस एक ग्रहणज़दा दाग है। गाड़ी में बैठते ही वो उसे पुरसोच नज़रों से देखने लगी। जब शमशीर ने बात का आगाज़ किया, लगता है कि आप घर से भाग कर आई हैं। उसने तड़प कर उसकी आंखों में देखा। मैं घर से भाग कर नहीं आई, बल्कि किसी की हसद का शिकार हो चुकी हूँ। आज मेरी शादी है और मेरे हिस्से की खुशियों को कोई और पाना चाहता है, सो मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। वो अभी मुसलसल रो रही थी। रोने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। और देखिए, मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ, अगर आप चाहें तो मैं इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या मैं आपको वापस घर छोड़ दूँ? मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं है और मुझे इस बात का भी यकीन है कि इस घर में मुझे दोबारा कबूल नहीं किया जाएगा। उसने जिस तकलीफ से उन लफ्ज़ों को अदा किया था, सिर्फ उसका दिल जानता था और एक अजनबी शख्स के सामने वो अपने दिल का हाल बयान कर रही थी, सिर्फ इसीलिए कि वो उसकी मदद कर पाए। तो क्या तुम मेरे घर आना चाहोगी या फिर तुम्हें किसी शेल्टर होम में छोड़ दूँ? उस वक्त किसी अजनबी पर भरोसा करना उसके लिए मौत के मुतरादिफ था। वो नहीं जानती थी कि सामने मौजूद शख्स कौन है और उसके साथ क्या सलूक करेगा, और उसे पुरसोच नज़रों से अपनी जानिब देखता हुआ पाकर शमशीर ने एक बार फिर उसे तसल्ली दी। ठीक है, मेरे घर मत आए, मैं आपको बहुत अच्छे शेल्टर होम में छोड़ दूंगा, लेकिन अगर आपको वहाँ जाना मुनासिब नहीं लग रहा तो आप मुझ पर एतमाद कर सकती हैं। घर में मेरी दादी भी रहती हैं, जब तक कोई भी और सहारा नहीं मिलता आपको वहाँ रख लिया जाएगा, और अगर आप चाहें तो इसके बदले में मेरी दादी की आप खिदमत कर दिया करें। वो काफ़ी हद तक पुरसकून हो गई। किसी भी शेल्टर होम में जाने से ज़्यादा बेहतर था कि वो उसके घर चली जाती। अगर घर में उसकी दादी भी मौजूद थी और वो शख्स एक सुलझा हुआ इंसान लग रहा था, एक संजीदा और बावकार मर्द जो उसे हिफाजत का एहसास दिला रहा था। बिलाखिर उसे खामोशी इख्तियार करना पड़ी और उसने हामी भर ली कि वो शमशीर आफंदी के साथ जाएगी और शमशीर उसे लेकर अपने घर चला जाएगा। घर में दाखिल होते ही लाउंज में दादी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने आगे बढ़ते हुए उनसे प्यार लिया और फिर पलट कर उसका तारुफ करवाया। ये लड़की कुछ दिन आपके साथ रहेगी दादी जान, आप यूँ समझ लें कि ये मेरी दोस्त है। ताहिरा बेगम तो हैरत से अपने पोते को देख रही थी, जिसने आज तक किसी भी लड़की में दिलचस्पी नहीं ली थी। उनके कहने के बावजूद वो आज तक अपने लिए कोई लड़की नहीं पसंद कर पाया और आज खुद दुल्हन के रूप में मौजूद एक लड़की को घर में लाकर उसे अपनी दोस्त के तौर पर मुतारिफ करवा रहा था। रेस्ट करने की गर्ज से वो कमरे में चला गया और वो सहमते हुए वहीं बैठ गई। बेटा, तुम जिस वक्त चाहो यहाँ रह सकती हो, बल्कि मुझे खुशी हो रही है कि तुम शमशीर की दोस्त हो। मुझे नहीं लगता था कि वो लड़कियों से दोस्ती करता होगा। उनके चेहरे की खुशी ही निराली थी और दुल्हन के रूप में वो मासूम सी लड़की उन्हें अच्छी लग रही थी। वो एक संजीदा मिजाज मर्द है और उसकी नौकरी भी काफ़ी हसास है, सो आए रोज़ ही वो कोई ना कोई नया कारनामा करता रहता है। दादी मुस्कुराते हुए उसे बता रही थी और वो सर झुका कर बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इन बातों के जवाब में उसे क्या कहना चाहिए। जाओ, मुलाजमा तुम्हें कमरा दिखा देगी, जाकर आराम करो, मैं खाना भी कमरे में ही भिजवा दूंगी। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए अपना कोई सूट भिजवा दूं ताकि तुम थोड़ा आराम कर लो। उसने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। उस वक्त उसे वाकई आराम की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि उसका जहन मुसलसल उलझनों का शिकार था। दादी ने खाना कमरे में ही भिजवा दिया और उसे खाने के बाद वो सोने के लिए लेट गई। दिमाग की स्क्रीन पर उस वक्त जमशीद साहब का चेहरा लहरा रहा था और किस कदर मोहब्बत और शफकत से उसके चचा ने उसे पाला था, लेकिन उनकी बेटी ने उन दोनों को जुदा कर दिया और मेहताब शायद वो अब शाहीन का हो जाए। उसकी आंखों में अज़ियत के आंसू एक बार फिर नमूदार हो गए, जिन्हें पलक झपकते हुए उसने हलक में उतार लिया। और शायद वो उसका नसीब नहीं था या फिर उसने बहुत जल्द ही मुकद्दर से हार मान ली थी। यही सोचते सोचते वो कब नींद की वादियों में उतर गई, उसे अंदाज़ा ही ना हुआ। और फिर शाम होने तक वो ऐसे ही सोई रही। बाहर मौसम काफ़ी खुशगवार था और बारिश होने के बाद भी ठंडी हवा चल रही थी। उस दिन के बाद दोबारा उसकी शमशीर से मुलाकात न हुई। शायद वो ज़्यादातर घर से बाहर रहता था, लेकिन उसे ये देखकर हैरत हुई कि अगले ही शाम मुलाजमा के हाथ उसके लिए चंद जोड़े भिजवा दिए गए। शायद वो शमशीर ही लाया था, क्योंकि ताहिरा बेगम तो सारा दिन ही उसके साथ रहती। वो घर से बाहर नहीं जाती थी क्योंकि उनका चलना मुहाल था। शमशीर के वालिदैन के बाद के दरमियान शमशीर की पैदाइश के बाद ही अलहदगी हो गई थी और तब से ये मेरी जिम्मेदारी है। शमशीर का बाप बैरून मुल्क मुकीम है और अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ, जबकि उसकी माँ कभी कभार इसे मिलने के लिए आ जाती है और वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ दादी के रहमो करम पर है। आज वो अपने पैरों पर खड़ा है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि उसे इन रिश्तों की ज़रूरत है।
जो ज़रूरत के वक्त उसे छोड़कर चले गए। उसके लिए कुल कायनात सिर्फ ताहिरा बेगम है। उन 2 दिनों में उसे ताहिरा बेगम से काफ़ी लगाव हो गया। खाना बनाने की जिम्मेदारी है उसने अपने सर ले ली थी और ताहिरा बेगम भी उसकी मौजूदगी से इस कदर मानूस हुई जैसे उनकी सगी बेटी उस घर में आ गई हो। पहले जहाँ शमशेर की गैर मौजूदगी की वजह से उनका दिल नहीं लगता था, वहीं अब वो एक पुरसकून माहौल में थी। उस शाम वो ताहिरा बेगम के कमरे में थी जब शमशेर उनसे मिलने के लिए आया। शायद वो भी जॉब से वापस लौटा था। वो उठकर जाने लगी जब शमशेर ने उसे वहीं बैठने के लिए कह दिया और वो बैठ गई। वो काफ़ी देर ताहिरा बेगम के पास बैठकर उनके हाल अहवाल दरियाफ्त करता रहा, जबकि वो खामोशी से वहीं बैठे उसे देखती रही। उसे इकरार करना पड़ा कि सामने मौजूद शख्स दिलनशीन लहजा रखता है, एक ऐसा रोबदार शख्स जो बातें करते हुए ही दिल में उतर जाए। उससे मेहताब पसंद था, लेकिन मेहताब उसके मुकाबले में कुछ भी ना था। मर्द की मर्दानगी इसी में है कि वो औरत पर बिन देखे एतमाद करे और उसे यकीन होना चाहिए कि हर औरत से छूट का पलंदा नहीं होती। अगर उसे मेहताब पर रत्ती बराबर भी यकीन होता कि मेहताब उसके किरदार की गवाही देगा, तो शायद वो शाहीन की बात मानकर कभी न भागती। क्या हो जाता अगर मेहताब शमशेर अफंदी जैसा होता, बिल्कुल उसी की तरह एक पुख्ता और संजीदा मर्द जो बिन देखे एतमाद करता, जो बस नज़रों से ही जांच लेता कि सामने मौजूद शख्स दिल में कितनी सच्चाई रखता है। यही सोचते हुए एक बार फिर उसकी आंखों में नमी उतर आई। जब शमशेर ने उसकी जानिब देखा तो वो जल्दी से गड़बड़ाते हुए पलकें झुका गई। मुझे लगता है कि दादी जनाब की मौजूदगी से काफ़ी पुरसकून है। नरमी से मुस्कुराता रहा था और उसने भी हल्का सा मुस्कुराकर ताहिरा बेगम का शफीक चेहरा देखा। बहुत अच्छी बच्ची है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, बल्कि इसके आ जाने के बाद मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरने लगा है। वो मुस्कुरा दिया और उस वक्त शफाफ सफ़ेद शलवार कमीज़, उसमें सफ़ेद दुपट्टा सर पर ओढ़े वो एक मासूम सी परी लग रही थी, जिसके शफाफ चेहरे से छलकती हुई पाकीज़ा रूह किसी को भी अपनी जानिब मुतवज्जो कर सकती थी। शमशेर काफ़ी देर उसे पुरसकून निगाहों से देखता रहा, जैसे वो कोई तरकीब सोच रहा हो, और वो खुद भी कभी कभी मखमसे का शिकार हो जाती कि न जाने उस शख्स ने उसे यहाँ क्यों रोक रखा है। मैं कोई जॉब करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे लिए कोई मुनासिब सी जॉब ढूंढ दें तो आपकी एहसानमंद रहूँगी। उठकर जाने लगा जब उसने कहा। ताहिरा बेगम उसे हैरत से देख रही थी। तुम्हें क्या ज़रूरत है जॉब की मेरी बच्ची? तुम इधर ठीक नहीं हो? नहीं दादी जान, मैं ठीक हूँ, आपकी एहसानमंद हूँ, लेकिन ये मेरी खुददारी पर बोझ है। उसने ताहिरा बेगम को अपने बारे में सब कुछ बता दिया और ताहिरा बेगम ने भी उसे यही मशवरा दिया कि वो दोबारा इस मतलब परस्त लोगों में जाकर अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह ना करे, एक ख़ास वक्त का इंतज़ार करे। उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि वो यहाँ मुकम्मल तौर पर सेफ है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पड़े पड़े उन लोगों के लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी और ना ही शमशेर की मुलाकात में इजाफा करना चाहती थी। बहुत अच्छा फैसला है, वैसे भी इंसान को अपनी जिम्मेदारियों के लिए सिर्फ अपने ऊपर ही डिपेंड करना चाहिए। वह नरमी से मुस्कुराकर कहते हुए बाहर निकल गया और वो उसकी पुश्त को देखती रही। शायद शमशेर को पसंद ना था उसका इस घर में ज़्यादा अमल दखल, ये शायद वो भी चाहता था कि वो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ी होकर वापस चली जाए। दोबारा आने वाले दिनों में शमशेर से उसने इस हवाले से कोई बात न की और न ही शमशेर से उसकी तफसीली मुलाकात हुई। बाज़ औक़ात वो सुबह नाश्ता करने के बाद निकल रहा होता जब वो किचन से बाहर आती, या कभी कभार शाम के खाने पर, और उसे मुनासिब नहीं लगता कि खाने की मेज़ पर एक बार फिर उन बातों का तज़किरा छेड़ दिया जाए, क्योंकि खाते हुए मुसलसल या अपनी दादी की तरफ ही मुतवज्जो रहता और उनसे बातचीत करता। उस रोज़ ताहिरा बेगम की तबीयत ठीक न थी। सुबह ही दवा लेने के बाद वो सोने के लिए लेट गई थी। शमशेर को शायद छुट्टी थी, इसलिए वो नाश्ते के बाद तक घर में मौजूद था। वो पूरा दिन घर में बुखलाई फिरती। उसे ताहिरा बेगम के हवाले से परेशानी भी थी और वो उनका खुद से ज़्यादा ख्याल रखती, लेकिन उसके बावजूद उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो गया। उनकी ख़राब तबीयत की परेशानी और घर में बोरियत के एहसास के तहत वो लॉन में निकल आई, जहाँ ठंडी हवा मौसम को एक नया रूप बख्श रही थी। ये सर्दियों की आमद थी। हर दूसरे दिन ही बारिश की हल्की फुल्की झड़ी लग जाती और ये मौसम उसे हद से ज़्यादा पसंद था। अक्सर इस मौसम में वो अपने और जमशेद साहब के लिए पकौड़े बनाया करती। घर के दूसरे अफराद तो उसके साथ इतना सलूक नहीं रखते थे, लेकिन शाहीन और जमशेद साहब उसे प्यार से मुखातिब करते और वो भी उन दोनों के दरमियान खुल मिल जाते। वक्त के साथ साथ शाहीन ने अपना रंग दिखा दिया था, लेकिन जमशेद साहब की मोहब्बत उसके दिल में आज भी कायम थी। उनको याद करते हुए वो आबदीदा हो गई। वो यूं ही बेमकसद ही चहलकदमी कर रही थी और शमशेर उसकी जानिब मुतवज्जो था। अपने काम में मसरूफ़ होने के बावजूद उसकी तवज्जो बार बार भटक कर उस लड़के की जानिब जा रही थी, जो लेमन कलर की शर्ट में खूबसूरती से दुपट्टा सर पर सजाए बेमकसद ही अपने पैरों को घूरती हुई चहलकदमी में मसरूफ़ थी। न जाने उसे क्यों लगा कि वो रो रही है।
मुलाजिम को आवाज़ देते हुए उसने इशारा करके उसे समझाया कि वो रूहाना को बुला कर लेकर आए, और वो मुअद्दब होकर सर झुकाते हुए उसकी जानिब चल पड़ा। मैम, आपको सर बुला रहे हैं। उसने पलट कर हैरत से शमशेर की जानिब देखा जो उससे काफ़ी फासले पर बैठा था। वो उसकी मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर गई। दुपट्टे को सर पर दुरुस्त करते हुए वो हल्के कदम उठाकर शमशेर के करीब चली गई। सलाम करते हुए वो उसके सामने ही कुर्सी पर बैठ गई और शमशेर मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मतवज्जो था। उस रोज़ आपने जॉब के हवाले से बात की थी। जी, लेकिन आपकी जानिब से दोबारा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसने नरमी से नज़रों को झुकाते हुए कहा, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? आहिस्तगी से उसकी जानिब झुकते हुए वो खुफिया अंदाज में पूछ रहा था, और वह अच्छा खासा घबरा गई। उसकी तेज़ नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। कौन सा काम? मैं समझी नहीं। उसे अभी तक अंदाज़ा न था कि वो कौन सी जॉब करता है। उसके काम के हवाले से उससे समझ न थी, और पहली बार खौफ से उसका दिल धड़का। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसे यहाँ रखने के बदले उसे अपने साथ किसी काम में मुलविस करना चाहता हो। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा खुफिया काम करना है जिसके बारे में सिर्फ हम दोनों ही जानते होंगे। उसके बाद मैं तुम्हारी अच्छी खासी मदद कर सकता हूँ। तुम अपने लिए अलहदा घर खरीद सकती हो और घर वापस जाकर शाहीन के हवाले से भी सच बयान कर सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो उसे मदद की पेशकश करता था और साथ में शायद लालच भी दे रहा था। वो जल्दी से कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मैं बस जॉब करना चाहती हूँ और मुझे इसके अलावा कोई काम नहीं करना। वो पलटने लगी जब शमशेर ने उसे एक बार फिर मुखातिब किया। इस घर में तुम्हें मेरे हवाले से कोई परेशानी नहीं हुई? क्या अभी भी मैं तुम्हारे लिए काबिल एतमाद शख्स नहीं हूँ? उसके पलटते हुए कदम से रुक गए। बैठ जाओ और मेरी बात तफसील से सुनो। उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वही करना। ना चाहते हुए भी वो कुर्सी पर बैठ गई और उसकी आंखों में हल्का हल्का खौफ था। तुम्हें हमदानी के घर जाना है और वहाँ से मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स उठाकर लेकर आने हैं। यकीन रखो, इस काम में मैं तुम्हारी मुकम्मल हिफाजत करूँगा। तुम्हें बस इतना ही करना है और उसके बाद वापस उसके घर में आ जाना है। 12 लाख कम नहीं होते, और उसके साथ मुकम्मल हिफाजत की जिम्मेदारी। बोलो, मंजूर है? वो मुकम्मल संजीदगी का लिबादा उड़े हुए था। रूहाना ने भी इख्तियारी हलक तर किया। और हमदानी कौन है? उसके लहजे में लड़खड़ाहट थी। ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा, बल्कि सब कुछ समझा दूंगा। तुम्हें बस वही करना है जो मैं तुम्हें कहता हूँ। अच्छी तरह सोच लो और उसके बाद जो भी तुम्हारा जवाब हो मुझे उससे आगाह कर देना। पहली दफ़ा जब उसकी गाड़ी से वो टकराई थी, उसे उस रोज़ से अंदाज़ा हो चुका था कि वो उसके लिए कितने काम की चीज़ साबित हो सकती है। उस वक्त वो उसे अपने ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और वो मकसद जो हल करने के लिए वो 2 सालों से इंतज़ार में है। वो खामोशी से उठते हुए कमरे में चली गई। वो पूरी रात ही उसके ऑफ़र के बारे में सोचती रही और उसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद उसे काम की ज़रूरत थी। उसका दिल खौफ से धड़क रहा था, और अगर वो कह रहा है कि कुछ गलत नहीं करना तो कुछ अच्छा करने में बुरा क्या है? उसका जहन बार बार उसे तरकीब दे रहा था और उससे उकसा रहा था कि वो ये छोटा सा काम करके अपनी ज़िंदगी संवार ले। लेकिन दूसरी जानिब से इज़्ज़त और जान दोनों का उसे खतरा था। हालांकि शमशेर अफंदी उसे ज़ुबान दे चुका था कि वो हर हाल में उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन वो उस पर कैसे एतबार कर सकती थी? उस घर में रहते हुए उसे 20 दिन हो चुके थे, और उन 20 दिनों में उसने आज तक किसी भी गैर मामूली चीज़ को नोट नहीं किया। सुबह तक वो बिल्कुल अपने जहन को तैयार कर चुकी थी कि वो इस काम में उसका साथ देगी, उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी और कुछ नहीं तो शमशेर के एहसानात का बदला भी उतर जाएगा। सुबह वो नाश्ते की टेबल पर ही उससे मिल गया। उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए उसने चाय का कप उठाकर लबों से लगा लिया। एक पल के लिए एक बार फिर उसके दिल ने कहा कि वो मुकर जाए, लेकिन उसने हिम्मत करते हुए इकरार कर लिया। मैं आपके साथ हूँ आपका काम करने के लिए, लेकिन मैं लेकिन की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। उसने बात को घुमा दिया और उसे खामोशी इख्तियार करना पड़ी। ये किस बारे में बात हो रही है और कौन सा काम? ताहिरा बेगम ने मुदाखलत की और उसने नरमी से उनके हाथ पर हाथ रख दिया। रिलैक्स दादी जान, इसकी बात इसकी जॉब के हवाले से है। वो जैसे अभी भी बेयकीन सी थी। वो शमशेर की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थी, और शमशेर झूठ तो नहीं बोल रहे। तो मुझे बताओ, रूहाना ये सच कह रहा है? उसने एक नज़र शमशेर की जानिब देखते हुए इस बात में सर हिला दिया। जी दादी जान, आप फिक्र न करें, ये सच कह रहे हैं। मेरे काम के हवाले से ही बात हो रही है। उस रोज़ उन दोनों के दरमियान डील हो गई। अब से सिर्फ और सिर्फ इस बात का उसे इंतज़ार था कि अगला इशारा उसे कब मिलेगा, और इस इशारे के मिलते ही उसने हमदानी के घर के लिए रवाना होना है। सारा प्लान शमशेर ने तरतीब दिया। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरा प्लान बना लिया था, और अब सिर्फ और सिर्फ उस पर अमल करने का वक्त था। उस रात वो अपने बेड पर लेटी किताब पढ़ने में मशगूल थी, और कुछ देर पहले ही वो दादी जान को दवा देकर उनके कमरे से आई और उससे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। सोचा कि कुछ देर मुताला कर लें। जब वो दस्तक देते हुए उसके कमरे में दाखिल हुआ,
शायद पहली बार था जब उसके कमरे में आया, और उससे पहले इस कमरे में जब से वो रिहाइश पजीर थी वो नहीं आया था, और उसका दुपट्टा सोफे पर बिखरा था। शर्ट ट्राउज़र में बिखरी बिखरी सी हालत में उस वक्त वो बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। वो दहलीज में ही खड़ा होकर उसे देखता रहा जब वो जल्दी से उठी और अपने बालों को समेटने लगी। लंबी सुराहीदार गर्दन पर बालों की कुछ लटें चिपकी हुई थी, जबकि लंबे खूबसूरत बाल कमर पर बिखरे हुए थे। उसने बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटकर कैचर लगा लिया था। उसकी नज़रें मुसलसल दुपट्टे पर थी, और जब उसकी नज़रों के इर्तकाज को समझते हुए शमशेर ने आगे बढ़कर दुपट्टा उसके हवाले कर दिया, और उसने जल्दी से सर पर फैलाते हुए सीने पर फैला लिया। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? वो सोफे की जानिब इशारा कर रहा था। जी क्यों नहीं, प्लीज़। उसे अपने कमरे में देखकर न जाने क्यों बार बार उसकी धड़कनें तेज़ हो रही थी। हाथों पर नमी का एहसास हो रहा था। शायद वो कंफ्यूज थी और उसके सामने उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। सामने मौजूद शख्स और मंजर पर छा जाने वाला। तुम्हें बस वही करना है जो उस दिन मेरे सामने आकर किया था, यानी हमदानी के सामने ये जाहिर करना है कि तुम घर से निकाली गई हो। यहाँ का मौसम अक्सर अबर आलूद रहता है, और वो रात जिस रात में मौसम ख़राब हो और उस रात तुम्हें हमदानी के घर के सामने छोड़ दिया जाएगा, वो भी दुल्हन के रूप में। उसने नरमी से उसे देखते हुए बात का आगाज़ किया। क्या मैं वहाँ दिन में नहीं जा सकती इंसानों की तरह? उसके यूँ पूछने पर उसने लबों के दरमियान मुस्कुराहट को दबाकर उसे देखा। हमदानी ने आज तक घर में कोई मुलाजिम नहीं रखा। वो किसी पर एतमाद नहीं करता सिवाय अपने चंद रिश्तेदारों के, और उन्हें भी वो रात की तारीकी में अपने घर नहीं रुकने देता, घर से निकाल देता है। हमें यूँ लगता है कि हमदानी अंडरग्राउंड सरगर्मियों में मुलव्वस है। उसकी जानिब से काफ़ी बार ऐसे काम हो चुके हैं जिनके बाद वो अपना सुराख मिटा देता है, और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी इस बात की गवाही हैं जो हमदानी के कमरे में मौजूद हैं। ये सब कुछ हमने अपने ख़ास ज़राए से अंदाज़ा लगाया है, लेकिन तुमने जाकर उन डॉक्यूमेंट्स को हासिल करना है। वो मुझ पर क्यों एतमाद करेगा, जबकि आपका कहना है कि वो घर में कोई मुलाजिम नहीं रखता, सिर्फ अपनी शक्की तबीयत की वजह से। अगर मेरे कहने पर तुम अमल करोगी तो वो ज़रूर तुम पर एतमाद करेगा। उसे बुरा लगा था, और बार बार उसका मुदाखलत करना सो उसके सख्त लहजे को देखते हुए रूहाना ने खामोशी इख्तियार कर ली। उस रात तो मेरे सामने आई थी, और ये एक गैर यकीनी अमल था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इस हालत में सड़क पर पाई जाओगी, सो तुम पर एतमाद करते हुए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। आज तुम मेरे घर में आज़ाद हो। हमदानी ज़रूर तुम्हारी मासूम शक्ल से धोखा खा जाएगा, और तुमने वही सब कुछ दोहराना है जिससे तुम गुजर चुकी हो। न जाने उससे क्यों लगा कि उस लड़की की आंखों में दुख की हल्की सी आमेज़िश है। शायद वह ये सोच रही थी कि वो उसकी मजबूरी को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसे इस चीज़ की फिक्र न थी, क्योंकि वो उसे इसके लिए इतना सब कुछ दे रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी संवार सकती थी। क्या तुम्हें मंजूर है? उसने उठते हुए सवालिया लहजे में पूछा। जी, ये काम इतना मुश्किल नहीं था। अगर हमदानी उस पर एतमाद कर लेता और वो डॉक्यूमेंट्स उसे मिल जाते तो उसके बाद वो आज़ाद थी, और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसे सामने बैठे हुए शख्स पर एतमाद था कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। फिर भी जहन में चलती उलझन के बिना पर उसने उससे पूछ लिया, अगर मुझे कुछ हो गया तो? वो दहलीज से ही वापस पलट कर उसे देखने लगा। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले शमशेर की आंखों में देख रही थी। तो मैं उस घर के लॉन में तुम्हारी बड़ी सी कब्र खोद कर हर रोज़ फातिहा पढ़ा करूंगा। रूहाना का मुंह खुले का खुला रह गया। उसे शमशेर से इस बात की उम्मीद न थी, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि मुकाबिल ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट को जब्त किया है, जो दरवाजे से निकलते ही उसके होंठों पर रक्स करने लगी है। जिंदगी में पहली बार अगर वो किसी लड़की की मासूमियत की वजह से मुस्कुराया था तो वो रूहाना आफ्ताब थी, जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर देने की वजह बनी थी। अगला दिन पूरा दिन ही हल्की फुल्की बारिश रही। उसे अंदाज़ा था कि शायद वो आज उसे लेने आए। दिल में अजीब सा खौफ भी फैला हुआ था, और वही हुआ। शाम के करीब ही उसे शमशेर की कॉल मौसूल हुई, और शमशेर ने उसे वही लहंगा पहनकर घर से बाहर आने के लिए कहा। मौसम काफ़ी अब्र-आलूद था। कुछ ही देर के बाद बारिश शुरू होने वाली थी, और आसमान पर छाए हुए बादलों ने शाम को और सुरमई बना दिया। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। वो बार बार नजरें उठाकर शमशेर के संजीदा चेहरे को देखती है, और फिर अपनी गोद में रखे हुए हाथों पर नजरें टिका देती है। उसने वही लहंगा पहना था जो एक बार फिर उसकी यादों को ताज़ा कर रहा था। शमशेर ने खुद आगे बढ़कर उसके बालों को मुकम्मल तौर पर बखेर दिया, और आम सहूलिया जर्द चेहरे और लहंगे को भी थोड़ा सा फाड़ दिया कि उनकी जानिब से वो मुकम्मल कंप्लीट थी। बाकी काम उसका था। उसे हमदानी के घर से दूर उतार दिया गया। अगर हमदानी तुम्हारी दस्तक पर दरवाज़ा ना खोले तो परेशान मत होना, वो तुम्हें कैमरों से देख रहा है। उसके लहंगे में ट्रांसमीटर रख दिया गया। फिक्र मत करना, मैं इधर ही हूँ, और कोशिश करना कि डॉक्यूमेंट्स की तरफ उस वक्त जाना जब कमरे में मुकम्मल तौर पर अंधेरा हो। इससे पहले हर चीज़ की मुकम्मल निशानदेही कर लेना।
वो गाड़ी से उतरने से पहले बार बार उसकी आंखों में देख रही थी। न जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे वो शमशेर से बिछड़ रही है। अंदर जाकर न जाने क्या हो जाता। शमशेर संजीदगी से उसकी हरकत को नोट कर रहा था और शायद वो खौफजदा थी और उसका खौफजदा होना भी एक फितरी बात थी। गाड़ी से निकलते ही वो दौड़ पड़ी थी। उसने पीछे पलट कर ना देखा और अपने दुपट्टे को संभालते हुए उसका रुख हमदानी के घर की जानिब था और वहां तक उसने दौड़कर ही जाना था और वो तब तक देखता रहा जब तक कि वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हुई। न जाने क्यों शमशेर अफंदी की धड़कन पहली बार बेतरतीब सी थी। शायद इसीलिए कि मैंने उसकी सारी जिम्मेदारी को सर पर उठाया है और उसे अगर कुछ हो जाएगा तो मेरा दिल गिल्टी फील करेगा। खुद को तसल्ली देते हुए वो टीम के साथ रिलैक्स हो गया। आगे जो भी होता देखा जाता। भागने की वजह से वो मुसलसल हाँफ रही थी। उसका जिस्म हल्का हल्का लरस रहा था और हमदानी के दरवाजे के पास वो यूं गिरी जैसे काफ़ी सफ़र तय करके आई हो। बारिश शुरू हो चुकी थी और बादलों की गरज चमक और चमकती हुई बिजली ने मौसम को और खौफनाक बना दिया। वह हमदानी के दरवाजे के सामने सर टिकाए बैठी थी और फिर पल भर में ही उसने उठकर दस्तक देना शुरू कर दी। कोई है, हेल्प मी प्लीज़। वो रो रही थी, इस कदर मासूमियत से कि देखने वाला ही धोखा खा जाए। बिल्कुल इसी तरह जैसे उस रोज़ शाहीन ने उसे निकाला और वो शमशेर के सामने रोई थी। काफ़ी देर दस्तक देने के बावजूद दरवाज़ा नहीं खुला और वो थक कर दरवाजे के पास ही गिर सी गई जैसे वो होशो हवास से बेगाना हो चुके हो। हमदानी ने मखसूस कैमरों के ज़रिए उसे देख लिया था। चाहे वो आज तक किसी पर एतमाद नहीं कर सकता था, लेकिन दूसरों की मदद के लिए वो हमेशा पेश पेश रहा करता और यही वजह थी कि बाहर मौजूद लड़की उसे बुरी तरह अपनी जानिब मुतवज्जो कर रही थी। काफ़ी देर दरवाजे पर दस्तक देने के बाइस वो थक कर दरवाजे के पास ही गिर गई और तब बेइख्तियारी हमदानी ने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। उसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी। हाथ में गन थाम कर उसने दरवाज़ा खोला और उसके सामने गिरी हुई लड़की को देखा। काफ़ी देर वो उसके चेहरे को देखता रहा। बिजली की चमक पर ही उसका चेहरा वाज़े दिखाई देता और उसके बाद एक बार फिर मांद पड़ जाता। बारिश जोरों शोर से जारी थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने आगे बढ़कर उस लड़की को सहारा देते हुए उठा लिया और अंदर ले गया। रूहाना मुसलसल यही जाहिर कर रही थी जैसे उसे मुकम्मल तौर पर होश नहीं। उसे सोफे पर बिठा देने के बाद वो किचन से पानी ले आया। शायद वो आज भी घर में अकेला था। किसी अनजाने से खदशे के तहत उसका दिल बार बार लरस रहा था और सिर्फ शमशेर की खातिर वो खुद को मजबूत रखे हुए थी। काफ़ी देर गुजरने के बाद उसने आंखों को खोला जब सामने बैठा हुआ हमदानी उसे ही देख रहा था। वो हल्का सा उसकी जानिब झुका हुआ था और हमदानी को देखते हुए वो प्लान के मुताबिक उससे डरकर दूर हो गई। हमदानी काफ़ी देर उसकी दहशत ज़दा आंखों में देखता रहा और फिर आहिस्तगी से उसके करीब चला आया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आंखें वजूद के आर पार होने वाली थी और लहजा सख्त था। आज मेरी शादी है और सिर्फ जायदाद के लिए मेरे कज़न मुझे मार देना चाहते हैं। वो 2 लड़के मेरे पीछे पड़े हैं और मैं बड़ी मुश्किल से उनसे जान बचाकर भागी हूँ, वरना वो मुझे मार देंगे और आप प्लीज़ मुझे पुलिस के हवाले कर दें। उसने रोते हुए हाथ जोड़ दिए। माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को वो गाड़ी में मुकम्मल इन्हमाक से सुन रहा था। दाद तलब नज़रों से उन सब ने एक दूसरे को देखा। उन्हें यकीन था कि वो ज़रूर कर लेगी। तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था, ना कि तुम रोती पीटती हुई यहाँ आती। हमदानी अभी भी मुकम्मल तौर पर संजीदा था। मैं नहीं जानती कि कहाँ जाना है। मैं उन सबसे बहुत डर गई थी। उसकी आवाज़ और लहजा दोनों ही लड़खड़ा रहे थे। क्या तुम्हारे पास किसी रिश्तेदार का नंबर है या कोई ऐसा शख्स जिस पर तुम एतमाद करती हो? मुझे अभी कुछ भी याद नहीं। मेरा सर दर्द से फट रहा है। और उसने घुटनों पर हाथ रखते हुए अपने सर को उन पर टिका दिया और बुरी तरह रो पड़ी। और यहाँ हमदानी जिंदगी में पहली बार किसी के झांसे में आया था। मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, लेकिन तब तक तुम जाकर सामने वाले कमरे में आराम करो। उसके साथ ही उसने कॉल करते हुए किसी और को बुलाना चाहा। शायद वो किसी खातून को बुला रहा था। वो समझ नहीं पाई कि कोई मुलाजमा या फिर रिश्तेदार। उन लोगों ने घर का जो नक्शा बयान किया था, घर का अंदरूनी नक्शा वही था। हमदानी के कमरे को भी उसने बआसानी ढूंढ लिया। उसकी नज़र मुसलसल इर्द गिर्द घूम रही थी और वो समझ रही थी कि उसे कमरे में भेज देने के बाद हमदानी मुकम्मल तौर पर उससे गाफिल हो गया है, लेकिन वो मुस्तकिल तौर पर उस पर नज़र रखे हुए था। उसने आज तक किसी पर आंखें बंद करके यकीन नहीं किया था, तो वो किस खेत की मूली थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने जल्दबाजी का मुजाहिरा किया और ख़ुद को होश करने के बाद वो बेड पर ही बैठ गई। कुछ देर के बाद घर में एक और खातून आ गई जो उम्र में तकरीबन हमदानी की उम्र की थी। वो नहीं जानती थी कि वो कौन है और किचन में जाकर उसने सूप बनाया और फिर उसे कमरे में देने के लिए आई। उसे हमदानी के घर में आए हुए तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे। उसने सूप थाम लिया, लेकिन उस औरत के जाते ही उसने सूप पास पड़ी डस्टबिन में गिरा दिया। वो अभी हमदानी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। सब कुछ ठीक जा रहा था।
उन लोगों ने जैसे उस पर एतमाद कर लिया और उसे यही रात गुजारने का मौका दिया। उस वक्त वो कमरे से बाहर निकली और उसने लाइट ऑफ कर दी। लैंप की मध्यम रोशनी में वो उठी और उठते ही कमरे से बाहर आ गई और उसे यकीन था कि इस वक्त सभी अपने अपने कमरे में चले गए होंगे। उसे कहा गया था कि वो रात गुजरने का इंतजार करे, अगर हमदानी उसे वही रात गुजारने की इजाजत दे दे, मगर वो ये काम जल्दी निपटाना चाहती थी। पर हमदानी के कमरे का दरवाजा खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुई। वो उस वक्त स्टडी रूम में था और ये काम इतनी राजदारी से कर रही थी कि उसके कदमों की आहट उसके अपने कानों तक जाने से महरूम थी। आहिस्ते से दरवाज़ा खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुई। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था और सिवाय एक मध्यम सी रोशनी के जो खिड़की से छन कर कमरे में आ रही थी। वो बेड के करीब रखे हुए साइड टेबल की जानिब बढ़ी और जैसे ही दराज पर हाथ रखा पूरा कमरा रोशनियों से नहा गया। वो अपनी जगह साकित रह गई। उसने पलटकर साकित होती नजरों से दहलीज में खड़े हुए हमदानी को देखा, जिसके चेहरे पर खबासत भरी हंसी थी। अगर इन कागजात को ले जाना इतना ही आसान होता तो हमदानी इन्हें ज़ेरे ज़मीन दफन कर देता, न कि साइड टेबल की दराज में रखता। वो समझ ही न पाई कि पल भर में क्या हुआ है। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद उसने जल्दबाजी में सारा काम बिगाड़ दिया था। और जैसे ही हमदानी की आवाज़ गूंजी वो सभी अलर्ट हो गए थे। शायद वो पकड़ी गई थी। शमशेर को हद से ज़्यादा मायूसी हुई। अभी कुछ देर बाद वो उसका नाम उगल देगी और सारा प्लान धरे का धरा रह जाएगा। हमदानी ने उसे बालों से पकड़ते हुए दीवार के साथ लगा लिया। किसके कहने पर यहाँ आई हो और कौन हो? उसके चेहरे के करीब आते हुए वो गुर्रा रहा था। ऐसा लगता था जैसे घर में उसके अलावा और कोई नहीं है। किसी के कहने पर नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, प्लीज मुझे छोड़ दें। उसने लड़खड़ाते हुए अपने बालों को छुड़वाना चाहा और हमदानी ने उसे बेड पर पटक दिया। वो तो आज तक यही समझता था कि उसके काले कारनामों का इल्म किसी को नहीं है, लेकिन ये लड़की अगर वो किसी की रहनुमाई से आई थी तो जरूर उसके पसे पुश कोई ना कोई जरूर होगा। उसने खींचते हुए उसका दुपट्टा उतारकर जमीन पर फेंक दिया और सारा प्लान तबाह हो गया उस लड़की की वजह से। आखिर तुम ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकते हो शमशेर, एक आम सी लड़की को इस काम के लिए भेजकर? मिशन हेड ने उसे आड़े हाथों ले लिया, लेकिन उसकी तवज्जो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ माइक्रोफोन से आती हुई उन चीखों की जानिब थी। सर, मुझे उस लड़की को बचाना होगा, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसका दिल खौफ से लरज उठा था। दिल की धड़कन तेज होने की वजह से उसके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार होने लगे। मुझे नहीं लगता कि हमदानी उसकी इज्जत लूटेगा। वो महज उसे डराने की कोशिश कर रहा है और तुम ऐसा नहीं करोगे। ये मिशन का उसूल है कि टीम में पकड़े जाने वाले फर्द को छोड़ दिया जाता है, लेकिन मैं उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले चुका हूँ सर। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो चीख पड़ा था और उन लोगों ने पहली बार शमशेर को यूं चीखते हुए देखा था। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इज्जत लूटना किसे कहते हैं। तुम्हें अपनी जुबान से वो नाम लेना पड़ेगा जिसके कहने पर तुम यहाँ आई हो। हमदानी ने उसे उठाते हुए दीवार पर पटक दिया। उसका माथा जख्मी हो चुका था। खून की लकीरें उसके चेहरे पर बहने लगी। वो खौफ से काम गई और एक पल में ही उसने फैसला कर लिया, वो मर जाएगी लेकिन शमशेर का नाम नहीं लेगी। अगर उसकी जिंदगी खत्म हो जाए तो यार किसी का नुकसान ना हो, लेकिन शमशेर का नाम लेकर वो उसे मज़ीद नुकसान में नहीं धकेल सकती। हमदानी ने आगे बढ़ते हुए उसका चेहरा शिद्दत से दबोच लिया था। आज तुम तरसोगी अपनी जान और अपनी इज्जत के लिए। हमदानी मुकम्मल तौर पर दरिंदगी पर उतर आया था। उसने अज़ियत से आंखों को मूंद लिया। उसे यकीन हो चुका था कि वो अब यहाँ से बचकर नहीं जाएगी। हमदानी ने उसे उठाकर बेड पर पटक दिया और पूरा बंगला उसकी चीखों से गूंज उठा था। उस पर हावी होते हुए उसने सख्ती से उसके बाजुओं को थाम लिया और शमशेर हर चीज़ को धकेलते हुए हमदानी के घर की जानिब भागा। रुक जाओ शमशेर, वहाँ जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। उसने कुछ भी ना सुना। उसके जहन में बस वही चीखें गूंज रही थी और अगले ही पल हमदानी का दरवाज़ा धमाकेदार आवाज़ से गूंज उठा। नीचे ज़रूर कोई मौजूद था। नीचे से मुसलसल फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। हमदानी ने एक पल में ही उसे छोड़ा और कमरे से सारे कागजात निकाल कर वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। अपनी सारी हिम्मत को जमा करते हुए उसने उठकर हमदानी को थामना चाहा, जब उसने धकेलते हुए उससे खुद से दूर फेंका और वो दीवार के साथ जा लगी। उसके सिर में शदीद चोट आई थी। उसका पूरा वजूद जैसे जख्मों से चूर चूर हो गया। स्टडी रूम से निकलने वाली खुफिया रास्ते से हमदानी भागने में कामयाब हो गया और ये एक आम और छोटा सा प्लान था जो बुरी तरह नाकाम हुआ। वो दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुआ और रूहाना उसने चीखते हुए उसे देखा था और अगले ही पल रूहाना ने उठते हुए खुद को उसके हवाले कर दिया। वो उसके बाजुओं में ही गिरकर होश से बेगाना हो चुकी थी और वो उसे किसी मताए जान की तरह बाजुओं में समेटते हुए नीचे ले आया। इस मिशन की नाकामी ने उसे काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। हमदानी अलर्ट हो गया और वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। कीमती कागजात उसके हाथ से निकल गए। मिशन हेड उसे पहले ही कह चुका था कि वो किसी तबीयत याफ्ता ख्वाजा सरा को हमदानी के पास भेजे, लेकिन उसके जहन की स्क्रीन पर सिर्फ रूहाना सवार थी।
वो उस वक्त सिर्फ उसी वजह से खुश था कि उसने रूहाना को बचा लिया। उसकी इज्जत बच गई और उसकी ज़िंदगी। अस्पताल के कॉरिडोर में वो टहलते हुए डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था। वो शदीद ज़हनी सदमे का शिकार है, शायद खौफ की वजह से बेहोश हुई है। बैंडेज कर दी गई है, आप कुछ देर में इन्हें मिल सकते हैं, डॉक्टर ने बताया तो उसने बेइख्तियार ही खुदा का शुक्र अदा किया। उसके लिए यही काफ़ी था कि वो खतरे से बाहर थी। मिशन दोबारा से कामयाब हो जाता और वो एक बार फिर मेहनत करके वही मुकाम हासिल कर लेता, अपने सीनियर्स को एक बार फिर अपनी जानिब मुतवज्जो कर लेता। लेकिन शायद रूहाना चली जाती तो फिर वापस पलट कर ना आती। वो लड़की जिससे उसने वादा किया था कि वो उसकी हिफाजत करेगा, और वो अपने वादे से नहीं मुकर सकता था। उसने जुबान दी थी और जुबान से पीछे हटना शमशेर अफंदी का काम ना था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो होश में आ चुकी थी। कैसी हो तुम? उसने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए शमशेर अफंदी का चेहरा देखा। आंखों में नमी फैलने लगी। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मेरी वजह से आपको बहुत नुकसान हुआ। नुकसान तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर ज़रूर मुझे तुम्हारी कब्र पर फातिहा पढ़ना पड़ता। उसने चमकती हुई आंखों से उसे देखा और मुस्कुरा पड़ा। वो नम आंखों से मुस्कुराती। हमदानी के सामने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? नहीं ले सकती थी मैं, अगर मर भी जाती तो शायद किसी का नुकसान ना होता, लेकिन आपकी ज़िंदगी ज़रूरी थी। उसे अफसोस हुआ उस लड़की की सोच पर। अगर तुम्हारी सोच इतनी ही गैर ज़रूरी होती है तो शमशेर अफंदी तुम्हें बचाने वहाँ ना पहुँच जाता, बल्कि तुम्हारी गैर ज़रूरी ज़िंदगी को ख़त्म होते हुए देखता रहता। आहिस्ता से उस पर झुककर उसे देख रहा था। उस शाम उसे डिस्चार्ज कर दिया गया और वो उसे घर ले आया तो दादी उसे देखकर ही बेचैन हो गई और बेहाल थी। कुछ नहीं हुआ दादी, इसे बस हल्का सा एक्सीडेंट हुआ है, अब बिल्कुल ठीक है, उसने दादी को तसल्ली दी। तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी इस खराब मौसम में बाहर जाने की? सिर्फ तुम्हारी वजह से शमशेर बच्ची का ये हाल हुआ है। उनका दुख किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। उन्होंने हर तरह से उसका ख्याल रखा। 10 दिनों तक वो मुकम्मल तौर पर बिस्तर पर ही रही, जबकि दोबारा वो उसकी इयादत करने के लिए नहीं आया था। उसे अंदर ही अंदर अफसोस भी हुआ। आखिर उसे एक बार तो आना चाहिए था। उस शाम वो उसके कमरे में आया तो हाथ में 2 कप चाय थे। उसे आता हुआ देखकर रूहाना ने मुंह फेर लिया। वो पुख्ता इरादा कर चुकी थी कि वो शमशेर से कोई बात नहीं करेगी। शमशेर ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए उसकी जानिब देखा और फिर सोफे पर टिक कर बैठ गया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? रुक जाते अभी, इतनी जल्दी क्या थी पूछने की? उसने हल्का सा तंज किया। मैं चाहता था कि एक ही बार तुम्हारी इयादत के लिए आऊँ, जब तुम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हो। हर काम में कोई ना कोई मकसद होता है आपका। हाँ, बिल्कुल ठीक समझा तुमने मुझे। उसने चाय का कप लबों से हटाकर मुस्कुराते हुए उसे देखा, जबकि उसके फूले हुए चेहरे से उसे काफ़ी वो खूबसूरत लग रही थी। मैं वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे वापस छोड़ाएं। वापस कहाँ? उसी दुनिया में जहाँ से तुम दरबदर होकर मेरी दुनिया में आई थी। वो बिल्कुल संजीदा था। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझसे निकाह कर लो, उसने कह दिया और जैसे पूरा जहां साकित हो गया। वो अपनी आंखें बेयकीनी से खोले उसे देखती रही। उसे लगा जैसे एक पल में उसकी धड़कन भी थम चुकी हो। आप जानते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल जानता हूँ। एक ऐसी लड़की को अपनाना चाहता हूँ जो बहुत बहादुर है, जिसे हालात से लड़ना आता है, जो मेरा साथ देना जानती है। क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी? उसे अंदाज़ा नहीं था कि शमशेर उसे शरीके हयात बनने के लिए प्रपोज करेगा। उसने कभी ख्वाब और ख्याल में भी नहीं सोचा था। मैं इस काबिल नहीं हूँ शमशेर अफंदी, आप मुझसे बेहतर डिज़र्व करते हैं। वो आहिस्तगी से उठकर उसके पास चलाया। नरमी से उसके हाथों को थामकर उसने उसके हाथ की पुश पर लब रख दिए। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के लिए मेरा दिल धड़का है। जिंदगी में पहली बार किसी को खोने का एहसास मुझ पर इस कदर हावी हुआ कि मैंने सब कुछ पसे पछ डाल दिया। मैं तुम्हें हकीकत में अपनाना चाहता हूँ, और ये मेरी ही नहीं दादी की भी ख्वाहिश है। तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ सिर्फ सुकून है। वो दिलकशी के एतराफ़ कर रहा था और वो उसकी आंखों में देख रही थी। मैं आपके लिए ऐसे काम नहीं करूँगी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। शायद उसे अभी भी डर था कि शमशेर अफंदी उसे अपने किसी मिशन के लिए अपना रहा है। उसके यूँ मासूमियत से कहने पर उसने एक जानदार कहकहा लगाया, इन कामों में तुम कितना मेरा साथ दे सकती हो वो मैं पहले ही देख चुका हूँ, सो अब तुम रहने ही दो। वो उससे चिढ़ा रहा था और रूहाना की आंखों में खफकी उतर आई। ऐसी बात भी नहीं है अब। हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है, लेकिन तुम मज़ीद कुछ कामों में मेरा साथ दे सकते हो, जैसे मुझसे निकाह करने में, मेरी मोहब्बत की इकलौती हकदार बनने में और मेरी नस्ल को बढ़ाने में। उसने आंख विंक करते हुए उसका सुर्ख चेहरा देखा। उसने सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ नज़रों को झुका लिया। हैरत है तुम्हारे चेहरे पर सुर्खी उतर आई, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुमने अभी शमशेर का वो रूप नहीं देखा जिसके बाद तुम्हें खुद से भी शर्माना पड़ेगा। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था, जबकि वो उसकी तपिश देती हुई नज़रों से पजल हो रही थी। अभी जाएं आप यहाँ से, जो भी फैसला हुआ मैं दादी जान को बता दूंगी।
तो दादी के पोते को बताने में क्या हर्ज है। वो वहीं जमा बैठा था, जैसे उसे हाँ करवा कर ही जाना चाहता हो। आप जा रहे हैं शमशेर, या मैं चली जाऊं? मिलाकर वो जिद हो गई। अच्छा जा रहा हूँ, लेकिन सुबह अपने फैसले से दादी जान को आगाह कर देना, क्योंकि उनका पोता मजीद इंतजार नहीं कर सकता। वो कमरे से बाहर चला गया और वो मुस्कुराते हुए अपना चेहरा छुपा गई। मेहताब उसे पसंद था और शमशेर से उसे मोहब्बत हो गई थी। वो जानती थी कि मेहताब उस पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन उसे यकीन था कि ज़िंदगी के हर सफ़र में शमशेर हमेशा उसका साथ देगा, और उसे एक ऐसे ही शख्स की तलाश थी जिसके साथ निकाह करने के बाद वो अपनी पाक दामनी और बुलंद किरदारी का सबूत लेकर अपने चचा के पास जाती। वो उसे बताती कि वो उस रोज़ घर से नहीं भागी थी, उसे भगाया गया था और वो अपनों की हसद का शिकार हुई थी, और अपनों की खुशियों की खातिर उसे रास्ते से हटना पड़ा। वो रात खूबसूरत सपनों में गुजरने वाली थी और उसने खूबसूरत ख्वाबों को देखते हुए आंखों को मूंद लिया। जिंदगी का नया सफ़र शमशेर आफंदी के संग गुजरने वाला था, जो बिला शुबा बहुत ज़्यादा हसीन था।